मैंने आपको लियोनार्डो दा विंची के फॉरेस्टर कोडेक्स की एक शानदार प्रतिकृति दिखाई थी। मेरा मानना है कि यह फॉरेस्टर कोडेक्स की एकमात्र प्रतिकृति है। ऐसी 3 कोडेक्स हैं। 500 से अधिक वर्षों तक लियोनार्डो दा विंची की सबसे खतरनाक और वर्जित डिजाइनों में से एक गुप्त रूप से छिपी रही, रहस्यमय रेखा चित्रों और आधे अधूरे मिटाए गए नोट्स में गुम रही। लेकिन अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने अकल्पनीय काम कर दिखाया है। इसने उस रहस्य को खोज निकाला है। इसने जो खुलासा किया वह महज एक मशीन नहीं थी, यह एक चेतावनी थी, एक ऐसा उन्नत उपकरण जो अपने समय से इतना आगे था कि विशेषज्ञों को भी हिलाकर रख दिया। तो आखिर एआई ने क्या खुलासा किया और यह सब कुछ क्यों बदल देता है? इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ें और जानें कि कैसे हम विस्तार से जानकारी देते हैं। एआई ने दा विंची के प्रतिबंधित आविष्कार को स्कैन किया। लियोनार्डो दा विंची ने अपने प्रारंभिक जीवन का काफी समय इटली के फ्लोरेंस के पास पहाड़ों में बिताया। चूंकि उनका जन्म विवाह से इतर हुआ था, इसलिए उन्हें फ्लोरेंस में स्थित प्लेटोनिक अकादमी जैसे महत्वपूर्ण विद्यालयों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। इसलिए कक्षाओं में सीखने के बजाय उन्होंने कई वर्ष ग्रामीण इलाकों में घूमते फिरते बिताए। उन्होंने प्रकृति का गहन अध्ययन किया, पक्षियों, चट्टानों, पहाड़ों और जल प्रवाह के तरीकों को देखा। जहां अन्य कलाकार मनुष्य या धर्म पर ध्यान केंद्रित करते थे, वहीं लियोनार्डो प्रकृति की कार्यप्रणाली में गहरी रुचि रखते थे। औपचारिक शिक्षा न प्राप्त करने के बावजूद उन्होंने अपने दम पर उतना ही ज्ञान अर्जित किया जितना शीर्ष विद्यालयों के विद्वान करते हैं। उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब उन्होंने पहाड़ों में एक रहस्यमयी गुफा खोजी। उन्होंने इसके बारे में अपनी नोटबुक में लिखा भी था। यह घटना संभवतः सन 1480 के आसपास घटी थी। गुफा का उन पर गहरा भावनात्मक प्रभाव पड़ा था। कुछ लोगों का मानना है कि इस दौरान कुछ विचित्र घटना घटी थी, क्योंकि लियोनार्डो के जीवन के 2 वर्ष ऐसे थे जिनका ठीक से रिकॉर्ड नहीं मिलता। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि उन गुमशुदा वर्षों के दौरान लियोनार्डो ने समय यात्रा की होगी या किसी अन्य दुनिया के प्राणियों से संपर्क किया होगा। इन सिद्धांतों के अनुसार लियोनार्डो उस गुफा के भीतर किसी गुप्त द्वार या प्रवेश द्वार से अंदर गए होंगे। इससे वे भविष्य में पहुंच गए होंगे, जहां उन्होंने हेलीकॉप्टर, रोबोट और हथियार जैसी ऐसी चीजें देखी होंगी जो उस समय अस्तित्व में नहीं थी। जब वह वापस लौटे तो उन्होंने उन चीजों को चित्रित और डिजाइन करने का प्रयास किया। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि उन्हें शायद एलियन से मदद मिली हो, जिन्होंने उन्हें अपने समय से कहीं आगे के विचार दिए हों। वे उनके चित्रों और आविष्कारों को इस अलौकिक ज्ञान के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। एक चित्र जो बहुत ध्यान आकर्षित करता है वह है एनंसिएशन, जिसे लियोनार्डो ने वेरोचियो नामक एक अन्य कलाकार के साथ मिलकर बनाया था। इस चित्र में देवदूत गैब्रियल एक्स-रे से देखने पर गायब हो जाते हैं। हम लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग देख रहे हैं। इस पेंटिंग में देवदूत गैब्रियल कुंवारी मरियम को यह घोषणा करते हुए दिखाया गया है कि वह ईसा मसीह की माता बनेंगी। कुछ लोगों का कहना है कि यह लियोनार्डो का यह दिखाने का तरीका था कि वह भी गैब्रियल की तरह एक संदेशवाहक थे। अपनी बात की रचनाओं में उन्होंने यह संकेत दिया कि उनके पास दुनिया के साथ साझा करने के लिए विशेष ज्ञान था। लियोनार्डो अक्सर दर्पण लेखन का इस्तेमाल करते थे। यह एक ऐसी लेखन शैली थी जिसे केवल दर्पण के सामने रखकर ही पढ़ा जाने जा सकता था। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में इसी तरह की गुप्त आकृतियां छिपाई होंगी। उदाहरण के लिए, जब लोग मोनालिसा पर दर्पण को कुछ खास कोणों पर रखते हैं तो उनका दावा है कि उन्हें छिपी हुई आकृतियां दिखाई देती हैं, यहां तक कि ऐसी आकृतियां भी जो एलियंस जैसी दिखती हैं। एक अन्य पेंटिंग वर्जन ऑफ द रॉक्स में भी हाथों की ऐसी मुद्राएं दिखाई गई हैं जिन्हें कुछ लोग दर्पण लगाने के स्थान के संकेत मानते हैं। टेरेंस मैसन नामक एक डिजाइनर
ने इन विचारों का परीक्षण करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया और ऐसी आकृतियां पाईं जो एलियन के सिर जैसी दिखती थीं। बाद के जीवन में लियोनार्डो ने सेंट जॉन द बैप्टिस्ट का चित्र बनाया। इस कृति में प्रकाश पड़ने पर आकृति अंधेरे से प्रकट होती हुई प्रतीत होती है, मानो ऊपर की ओर इशारा कर रही हो, मानो किसी दूसरे लोक का मार्ग दिखा रही हो। कुछ लोगों का मानना है कि यह लियोनार्डो का हमें यह बताने का तरीका है कि उन्होंने किसी दूसरे लोक से प्रकाश या सत्य को देखा था। चित्र का दर्पण प्रतिबिंब देखकर शोधकर्ताओं को उसमें एक परग्रही चेहरे जैसा कुछ दिखाई दिया, जिससे एक बार फिर इस कृति का संबंध अन्य प्राणियों से संपर्क के बारे में अजीबोगरीब विचारों से जुड़ गया। 2002 में एक शोधकर्ता ने लियोनार्डो के अधूरे चित्र एडोरेशन ऑफ द मैगी के नीचे देखने के लिए विशेष इंफ्रारेड कैमरों का उपयोग किया। उन्हें अन्य रंगों से ढके हुए घोड़ों, इमारतों और लोगों के छिपे हुए चित्र मिले। एक भाग में खंडहर हो चुके ईसाई चर्च की जगह एक मिस्र का मंदिर दिखाया गया था, जिसके ऊपर कमल के फूल का प्रतीक बना हुआ था। प्राचीन मिस्र में यह फूल जीवन के फूल का प्रतीक था, जो ब्रह्मांड के रहस्यों से जुड़ा एक चिन्ह था। कुछ लोगों का मानना है कि लियोनार्डो को इस प्रतीक में गहरी रुचि थी और उन्होंने शायद इसका इस्तेमाल गुप्त ज्ञान को दर्शाने के लिए किया होगा। इन सभी सुरागों के आधार पर कुछ लोग मानते हैं कि लियोनार्डो दा विंची को शक्तिशाली स्रोतों से, संभवतः पृथ्वी से परे किसी शक्ति से भी सहायता मिली होगी। हाल ही में एक शक्तिशाली एआई प्रणाली का उपयोग करके लियोनार्डो दा विंची के कम ज्ञात रेखा चित्रों में से एक को स्कैन किया गया। एक ऐसा आविष्कार जिसे कभी अपने समय के लिए बहुत उन्नत और खतरनाक माना जाता था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ने जो खोजा, उसने शोधकर्ताओं को चौंका दिया। धुंधली स्याही की परतों के नीचे एक विस्तृत डिजाइन छिपा हुआ था, जो आधुनिक ड्रोन तकनीक से आश्चर्यजनक रूप से मिलता जुलता था, जिसमें मार्गदर्शन प्रणाली और हवाई क्षमताएं शामिल थीं, जिनकी 15वीं शताब्दी में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात हाशिए में अंकित प्रतीकों का एक समूह था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई द्वारा अनुवादित किए गए प्रतीकों ने एक ऐसे गणितीय सूत्र की ओर इशारा किया जो आधुनिक भौतिकी में सदियों बाद तक नहीं देखा गया था। दा विंची ने जो कुछ भी देखा, हो सकता है कि उन्होंने अपने समय में उसे न देखा हो। इस एआई स्कैन ने वास्तव में क्या उजागर किया, और इसने 500 वर्षों के बाद लियोनार्डो के लंबे समय से छिपे हुए गुफा रेखा चित्र को कैसे पुनर्जीवित किया। आइए जानते हैं लियोनार्डो की खोई हुई मशीन का पुनरुद्धार। बहुत समय पहले, 500 साल से भी अधिक समय पहले, लियोनार्डो दा विंची ने कुछ बहुत ही खास बनाया था। वे सिर्फ एक कलाकार ही नहीं थे, वे एक विचारक, एक स्वप्न दृष्टा और नई नई चीजें बनाने के शौकीन भी थे। और अब आज के आधुनिक युग में कुछ अविश्वसनीय घटित हुआ है। लियोनार्डो की एक पुरानी पेंटिंग फिर से जीवित हो उठी है, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इसे इंसानों ने जीवित नहीं किया। जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसे किसी बहुत ही नई शक्तिशाली चीज ने जीवित किया है, जिसे हम क्वांटम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। पहली बार सुनने पर यह किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन यह सचमुच घटी थी। और इस उन्नत तकनीक ने लियोनार्डो के रेखा चित्र में जो खोजा, उसने आज के सबसे बुद्धिमान इंजीनियरों को भी आश्चर्यचकित कर दिया। किसी को भी उस चित्र के अंदर छिपी हुई चीज की उम्मीद नहीं थी। वह महज एक तस्वीर लग रही थी, लेकिन वास्तव में वह उससे कहीं अधिक थी। शोधकर्ताओं के एक समूह को लियोनार्डो के पुराने रेखा चित्रों में से एक मिला। यह कोई साधारण रेखा चित्र नहीं था। यह एक खोई हुई नोटबुक से आया था, जो 1967 में स्पेन के मैड्रिड में मिली थी। इस नोटबुक को कोटस का मैड्रिड कहा जाता है, और उसके अंदर एक कैलकुलेटर जैसा दिखने वाला चित्र था। जी हां, एक कैलकुलेटर, लेकिन आज के बटन और स्क्रीन वाले कैलकुलेटर कैलकुलेटर जैसा नहीं। यह लकड़ी के गियर से बना था। यह पूरी तरह से यांत्रिक था,
यानी यह केवल पहियों और घूमने वाले पुर्जों की मदद से काम करता था। लियोनार्डो ने इसे लगभग 1502 में बनाया था। यह 5 शताब्दियों से भी अधिक पुराना है। अपने रेखा चित्र में उन्होंने एक ऐसी मशीन की कल्पना की थी जिसमें 13 अलग अलग पहिए थे, जिनमें से प्रत्येक घूमकर संख्याओं को गति देता था। जब एक पहिया 10 बार घूमता था तो वह अगले पहिए को एक बार घुमाता था। केवल गियर का उपयोग करके गणित करने का यह एक बहुत ही चतुर तरीका था। शोधकर्ताओं ने इस रेखा चित्र का एक उच्च गुणवत्ता वाला स्कैन यानी इसकी एक बेहद स्पष्ट तस्वीर ली और इसे एक क्वांटम एआई प्रणाली को दिया। यह कोई साधारण कंप्यूटर नहीं है। एक क्वांटम एआई एक ही समय में लाखों अलग अलग तरीकों से चीजों को देख सकता है। यह केवल सरल चरणों का अनुसरण नहीं करता, यह परतों में, पैटर्न में, संभावनाओं में सोचता है। यही बात इसे इतना शक्तिशाली बनाती है। जब एआई ने लियोनार्डो के रेखा चित्र का अध्ययन करना शुरू किया तो वह केवल सतही तौर पर ही नहीं रुका। उसने कुछ ऐसा किया जो पहले किसी इंसान ने नहीं किया था। उसने रेखा चित्र की गहराई में जाकर देखा। उसने लियोनार्डो की रचना को पढ़ा। कुछ नोट्स उल्टे इतालवी भाषा में लिखे गए थे। एआई ने उन नोट्स को सामान्य टेक्स्ट में बदल दिया। फिर उसने यह अध्ययन किया कि गियर पहेली के टुकड़ों की तरह एक साथ कैसे फिट हो सकते हैं। इसके आधार पर एआई ने एक 3D मॉडल बनाया। इसका मतलब है कि उन्होंने सिर्फ तस्वीर को देखकर ही काम नहीं चलाया। उन्होंने मशीन का एक ऐसा मॉडल बनाया जिसे वास्तव में प्रिंट किया जा सकता था और हाथों में पकड़ा जा सकता था। इस प्रकार उन्होंने लियोनार्डो की मशीन का एक कार्यशील मॉडल बनाने के लिए 3D प्रिंटिंग का उपयोग किया। और जब उन्होंने इसका परीक्षण किया तो कुछ बहुत ही अजीब हुआ। मशीन ने सिर्फ गणित ही नहीं किया, बल्कि ऐसा लगा जैसे वह गणित को और बेहतर तरीके से करना सीख रही हो। जितना अधिक उन्होंने इसका उपयोग किया, उतना ही यह सुचारू रूप से काम करने लगी। गियर अधिक आसानी से घूमने लगे, मानो मशीन खुद को बेहतर बना रही हो। एआई ने यह भी देखा कि मशीन भार के आधार पर अपनी गति बदल रही थी। उस पर इतना दबाव या भार डाला गया था कि उसने गियर के आकार में छोटे छोटे बदलाव किए ताकि सब कुछ अधिक सुचारू रूप से चल सके। यह अपने आप में ही प्रभावशाली था। लेकिन फिर एआई ने इससे भी बड़ी कोई चीज देखी। जब एआई उस मशीन को लगातार देखता रहा तो उसे एहसास हुआ कि लियोनार्डो का आविष्कार सिर्फ एक कैलकुलेटर नहीं हो सकता, यह उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो सकता है। मशीन में तर्क के संकेत दिखाई दिए। यह सिर्फ संख्याओं को जोड़ नहीं रही थी, बल्कि निर्णय भी ले रही थी। कुछ हिस्से स्थिति के अनुसार अलग अलग गति कर रहे थे। एक साधारण जोड़ने वाली मशीन के लिए यह सामान्य बात नहीं है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ने विशेष दृष्टि उपकरणों का उपयोग किया जो पुस्तकालयों द्वारा पुरानी पुस्तकों में छिपे चिन्हों को खोजने के लिए उपयोग किए जाते थे। इसने कागज पर स्याही के नीचे मानव आंख से दिखाई न देने वाली चीजों के नीचे देखा, और वहां लियोनार्डो के मुख्य चित्र के नीचे इसने हल्की पेंसिल की रेखाएं खोज निकाली। वे रेखाएं जिन पर पहले किसी का ध्यान नहीं गया था। इन रेखाओं ने मिलकर एक बेहद खूबसूरत और रहस्यमय आकृति बनाई, एक फिबोनाची सर्पिल। यह एक विशेष पैटर्न है जो प्रकृति में समुद्री सीपियों में, फूलों में, यहां तक कि आकाश गंगाओं के घूमने के तरीके में भी पाया जाता है। इसे स्वर्ण अनुपात के नाम से भी जाना जाता है और लियोनार्डो को अपनी कलाकृतियों में इसका उपयोग करना बेहद पसंद था। इसका मतलब यह है कि लियोनार्डो ने सिर्फ गणित करने वाली मशीन नहीं बनाई थी। हो सकता है कि उन्होंने पहली मशीन के अंदर एक दूसरा गुप्त डिजाइन छिपा रखा हो। शायद वे कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें प्राकृतिक सुंदरता और गणितीय शक्ति दोनों हों। एक ऐसी रचना जिसने कला, विज्ञान और प्रकृति को एक साथ जोड़ दिया। अब जब वह पौराणिक रेखा चित्र मिल गया है
तो यह वास्तव में कौन से रहस्य उजागर करता है? अधिक जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। लियोनार्डो के डिजाइन में छिपी बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई गियर लेआउट के विभिन्न संस्करणों के साथ प्रयोग करती रही और तभी उसने एक और चौंकाने वाली खोज की। जब गियरों को थोड़ा अलग तरीके से व्यवस्थित किया गया तो मशीन कुछ और कर सकती थी। वह तारों को माप सकती थी। गियरों के घूमने का तरीका खगोलीय दूरियों से मेल खाता था, जैसे कि अंतरिक्ष में तारे एक दूसरे से कितनी दूर हैं। इसके लिए उसने 16वीं शताब्दी के मानचित्रों और नेविगेशन उपकरणों से प्राप्त विचारों का उपयोग किया। एक गियर यानी 13वां गियर बहुत खास निकला। यह चंद्रमा के चक्र से लगभग पूरी तरह मेल खाता था, यानी चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगने वाले 29 दिन। यह गियर शायद सिर्फ एक अतिरिक्त पहिया नहीं था। हो सकता है कि इसे चंद्रमा की गति का अनुसरण करने के लिए बनाया गया हो। तो अब यह मशीन सिर्फ एक कैलकुलेटर नहीं थी। यह एक तरह का तारा ट्रैकर नेविगेशन टूल या फिर एक यांत्रिक तारा मानचित्र भी हो सकती थी। और अंदाजा लगाइए कि एआई ने और क्या खोजा। इसने पूरे रेखा चित्र को देखा और एक बहुत ही अजीब पैटर्न देखा, जैसे पृष्ठ पर एक मुलायम लहरदार वाटरमार्क हो। जब इसने उस आकृति का विश्लेषण किया तो इसे कुछ सचमुच अद्भुत दिखाई दिया। लियोनार्डो दा विंची का अपना चेहरा। चेहरे की बनावट उनकी मशहूर पेंटिंग विट्रूवियन मैन से मिलती जुलती थी। ऐसा लग रहा था मानो लियोनार्डो ने पेंटिंग पर अपनी ही एक छिपी हुई तस्वीर से हस्ताक्षर किए हों, जिसे केवल विशेष तकनीक से ही देखा जा सकता था और जिसे खोजने में शायद सैकड़ों साल लग जाते। क्या वह कोई निजी निशानी छोड़ रहे थे? क्या वह मशीन में ही अपनी पहचान छिपा रहे थे? ऐसा लगता तो है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो इसके बाद हुई। जब एआई ने और परीक्षण किए तो मशीन ने कुछ ऐसा किया जिसने इंजीनियरों को पूरी तरह से हैरान कर दिया। इसने अपने काम करने का तरीका बदल दिया। उपयोग की संख्या के आधार पर यह कुछ रास्तों को दूसरों की तुलना में प्राथमिकता देने लगी। यह याद रखती थी कि उसने पहले कैसे यात्रा की थी और अगली बार बेहतर ढंग से यात्रा करने के लिए उस स्मृति का उपयोग करती थी। वैज्ञानिक इसे यांत्रिक स्मृति कहते हैं। इसका अर्थ है कि एक मशीन समय के साथ याद रख सकती है और बेहतर हो सकती है। आज की दुनिया में हम इसे सीखना कहते हैं। मस्तिष्क इसी तरह काम करता है। आप जितना अधिक अभ्यास करते हैं उसमें उतने ही बेहतर होते जाते हैं। लियोनार्डो की मशीन भी कुछ ऐसा ही करती प्रतीत होती थी, लेकिन उसमें दिमाग नहीं बल्कि गियर लगे थे। यह लगभग एक बहुत ही प्रारंभिक, बहुत ही सरल प्रकार की बुद्धिमत्ता थी। 500 साल से भी पहले लियोनार्डो दा विंची शायद एक ऐसी मशीन बना रहे थे जो खुद सीख सकती थी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ने देखा कि लियोनार्डो का उपकरण एक कंप्यूटर लूप की तरह काम कर रहा था। यह सिर्फ एक ही काम बार बार नहीं कर रहा था। यह अपने ही आउटपुट को नए इनपुट के रूप में इस्तेमाल कर रहा था, हर बार बदल रहा था और बेहतर हो रहा था। आधुनिक कंप्यूटर ठीक इसी तरह काम करते हैं। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि उस मशीन में वह क्षमता थी जिसे हम अब सशर्त तर्क कहते हैं। इसका मतलब है कि वह चुनाव कर सकती थी। अगर एक चीज होती तो वह दूसरी चीज करती। यही वह मूल तत्व है जो कंप्यूटर प्रोग्रामों को काम करने योग्य बनाता है। तो अब यह विचार स्पष्ट हो जाता है। लियोनार्डो दा विंची ने संभवतः दुनिया की पहली प्रोग्राम करने योग्य मशीन का चित्र बनाया होगा। लकड़ी और धातु से बना एक कंप्यूटर जो एक हैंडल घुमाकर चलता था। इसका मतलब यह होगा कि उन्होंने चार्ल्स बैबेज और अदाह लवलेस जैसे लोगों से 300 साल से भी पहले कोडिंग के विचार का आविष्कार किया था, जिन्हें आमतौर पर पहले कंप्यूटर और प्रोग्राम बनाने का श्रेय दिया जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने डिजाइन में गहराई से छिपी एक और चीज पर ध्यान दिया। जब उसने गियरों के आकार और जुड़ाव को देखा तो उसे कुछ बहुत ही परिचित सा लगा। पूरी मशीन मानव हाथ की हड्डियों से मेल खाती थी।
खासकर जोड़ों और उंगलियों से। और अंदाजा लगाइए क्या, लियोनार्डो ने इतिहास में शायद ही किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में मानव हाथ का अधिक गहन अध्ययन किया। उन्होंने हाथों का विच्छेदन किया, उनके चित्र बनाए और उनके बारे में विस्तार से लिखा। ऐसा प्रतीत होता था कि यह मशीन न केवल मनुष्यों के उपयोग के लिए बनाई गई थी, बल्कि मानव शरीर की स्वाभाविक गति के साथ काम करने के लिए भी बनाई गई थी। इसका घुमाने वाला हैंडल आकस्मिक नहीं था। इसे इस प्रकार आकार दिया गया था कि आपकी कलाई और उंगलियां इसे आसानी से घुमा सकें, मानो यह आपके शरीर का ही एक हिस्सा बन जाए। ऐसा लगता था मानो लियोनार्डो एक ऐसी मशीन बनाने की कोशिश कर रहे थे जो न केवल मनुष्यों द्वारा बनाई गई हो, बल्कि मनुष्यों की तरह चलने के लिए भी बनाई गई हो। और फिर सबसे बड़ी खोज तब हुई जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने सब कुछ एक साथ जोड़ा। गियर पैटर्न, गणित, मेमोरी, तर्क। इससे उसे एक अंतिम निष्कर्ष मिला। यह सिर्फ एक कैलकुलेटर नहीं था, यह एक पूर्णतः कार्यशील यांत्रिक कंप्यूटर था। यह लूप में चल सकता था, यह अनुकूलन कर सकता था, यह समस्याओं को हल कर सकता था, यह आधुनिक प्रोसेसर की तरह ही दोहराए जाने वाले चक्रों का उपयोग करता था। इसके अपने नियम थे, इसमें तर्क था, इसमें लकड़ी और इस्पात में छिपी एक विलक्षण बुद्धि थी। लियोनार्डो दा विंची, जो एक कलाकार, आविष्कारक और शरीर रचना विशेषज्ञ थे, कुछ और भी थे। लेकिन लियोनार्डो वास्तव में बहुमुखी प्रतिभा के धनी पुनर्जागरण पुरुष की सटीक परिभाषा थे। एक दूरदर्शी चित्रकार होने के साथ साथ वे एक इंजीनियर, शरीर रचना विज्ञानी और विज्ञान के इतिहासकार भी थे। वास्तव में उनके आविष्कार इतने व्यापक थे कि आज वे एक कोडर कहलाते। अपनी तमाम प्रतिभा के बावजूद लियोनार्डो के विचारों के सफल न होने पर क्या हुआ, अधिक जानने के लिए देखते रहिए दा विंची के जोखिम भरे आविष्कार। जब प्रतिभा के धनी विचार सफल नहीं हुए, लियोनार्डो दा विंची पुनर्जागरण काल की सबसे प्रसिद्ध हस्तियों में से एक हैं। वे अपनी चित्रकला, विशेष रूप से मोनालिसा के लिए बिनाई और विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित और प्रकृति जैसे कई क्षेत्रों में योगदान के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। माइकल एंजेलो और राफेल के साथ साथ दा विंची को भी इतिहास के महानतम विचारकों में गिना जाता है। हालांकि कई लोग उनकी सफलताओं पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, यह भी सच है कि दा विंची के कई ऐसे विचार भी थे जो कारगर नहीं हुए। उनके कुछ आविष्कार अत्यधिक महत्वाकांक्षी थे, उनकी योजना ठीक से नहीं बनी थी, या उस समय उपलब्ध उपकरणों से उन्हें बनाना असंभव था। 14वीं और 15वीं शताब्दी के दौरान इटली में कलाकारों और आविष्कारकों को धनी और शक्तिशाली लोगों के समर्थन की आवश्यकता होती थी। उन्हें अपने काम के लिए धन प्राप्त करने के लिए राजाओं, ड्यूकों और अन्य नेताओं को अपने विचार बेचने पड़ते थे। दा विंची को भी ऐसा ही करना पड़ा। 1482 में उन्होंने मिलान के ड्यूक को एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने अपनी प्रतिभाओं का उल्लेख किया था। उसने दावा किया कि वह मजबूत पुल और घातक युद्ध मशीनें बना सकता है, लेकिन इनमें से अधिकांश विचारों को कभी बनाया या परखा नहीं गया। यह सब उसे भुगतान करने वाले किसी व्यक्ति को प्रभावित करने की कोशिश मात्र थी। 1500 के दशक की शुरुआत में उसने जो एक विचार पेश किया वह था डाइविंग सूट। 500 वर्ष से भी अधिक समय पहले, जब लोग मानते थे कि पृथ्वी चपटी है और समुद्री राक्षस महासागरों के किनारों पर निवास करते हैं, तब दा विंची ने एक ऐसा उपकरण बनाया जिससे गोताखोर पानी के भीतर सांस ले सकें। उस समय वेनिस को ऑटोमन साम्राज्य के आक्रमण का डर सता रहा था। चूंकि वेनिस अपनी नौसेना पर निर्भर था, इसलिए दा विंची ने पानी के भीतर रक्षा के लिए कुछ उपयोगी बनाने का प्रयास किया। उनका गोताखोरी सूट चमड़े का बना था, जिसमें चश्मे, सांस लेने की नलियां और यहां तक कि गोताखोर के लिए शौच करने की जगह भी थी। उन्होंने पीतल की घंटी और ट्यूबों का उपयोग करके पानी के नीचे हवा लाने की एक प्रणाली भी तैयार की। हालांकि उस समय के हिसाब से यह डिजाइन बेहद रचनात्मक था,
लेकिन असल जिंदगी में यह ज्यादा उपयोगी नहीं था। यह सूट ज्यादा गहरा नहीं जा सकता था, और दा विंची ने कभी यह नहीं बताया कि असली लड़ाई में यह कैसे मददगार साबित हो सकता है। वेनिस की सेना ने भी इस विचार को गंभीरता से नहीं लिया। दा विंची ने स्वयं बाद में कहा कि वह सूट के बारे में सब कुछ नहीं समझाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि लोग इसका इस्तेमाल बुरे कामों के लिए करेंगे, जैसे कि जहाजों को डुबाना और नाविकों की जान लेना। दा विंची के युद्ध संबंधी विचारों में से एक बख्तरबंद टैंक भी था। यह सिद्धांत में तो अच्छा दिखता था, लेकिन व्यवहार में कारगर नहीं था। टैंक में एक खामी थी जिसके कारण उसे चलाना असंभव था, और युद्ध में उपयोगी होने के लिए यह बहुत धीमा भी होता। कुछ लोगों का मानना है कि दा विंची ने जानबूझकर यह खामी डाली होगी ताकि इसका युद्ध में उपयोग न हो सके। दा विंची ने उड़ने का भी सपना देखा था। उनकी शुरुआती यादों में से एक, चाहे वह सच हो या नहीं, एक पक्षी के उन पर आकर बैठने की घटना थी, जिसने शायद उड़ान के प्रति उनकी आजीवन रुचि को प्रेरित किया। उन्होंने पक्षियों का गहन अध्ययन किया और उड़ने वाली मशीनों के कई डिजाइन बनाए। एक प्रकार का यंत्र आश्वन पक्षी की तरह पंखों को फड़फड़ाता था, लेकिन इसे चलाने के लिए पायलट को केवल अपनी मांसपेशियों का उपयोग करना पड़ता था, जिससे वास्तव में उड़ना असंभव हो जाता था। उनके जीवन काल में उनके द्वारा निर्मित किसी भी उड़ने वाली मशीन का परीक्षण नहीं किया गया था। आधुनिक इंजीनियरों ने उन्हें बनाने का प्रयास किया है, और एक मामले में विभिन्न डिजाइनों के भागों को मिलाकर और कुछ बदलाव करके वे एक मशीन को उड़ाने में सफल रहे। लेकिन यह केवल आधुनिक सामग्रियों और उन सुधारों के कारण ही संभव हो पाया जिन्हें दा विंची ने कभी शामिल नहीं किया था। 1485 में दा विंची ने एक पैराशूट का डिजाइन भी बनाया था। यह लकड़ी के फ्रेम वाला लिनन से बना पिरामिड के आकार का तंबू था। हालांकि इसका आकार असामान्य और भारी था, लेकिन इसके डिजाइन में वायु प्रतिरोध की कार्यप्रणाली की अच्छी समझ झलकती थी। कई लोगों का मानना था कि यह कभी काम नहीं करेगा, लेकिन वर्ष 2000 में एड्रियन निकोलस नाम के एक साहसी व्यक्ति ने इसका परीक्षण किया। पैराशूट ने उसकी गिरने की गति को धीमा कर दिया, जिससे यह साबित हो गया कि यह विचार कारगर हो सकता है। हालांकि लकड़ी का फ्रेम इतना भारी था कि उसके सहारे सुरक्षित लैंडिंग करना संभव नहीं था। इसलिए निकोलस ने जमीन पर पहुंचने से पहले एक सामान्य पैराशूट का इस्तेमाल किया। इन्हें मान्य पैराशूट करना। दा विंची हमेशा से अपने विचारों के प्रणेता नहीं थे। उनके पैराशूट का डिजाइन एक अन्य आविष्कारक ताकाला द्वारा पहले बनाए गए डिजाइन से मिलता जुलता था। इसके अलावा आज मानव शरीर के आदर्श अनुपात को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला विट्रूवियन मैन का प्रसिद्ध चित्र भी दा विंची के मित्र जैकामो एंड्रिया डेरारा के पहले के काम पर आधारित था। दा विंची ने अपने नोट्स में भी डेरारा का जिक्र किया था। कुल मिलाकर दा विंची के कई विचार अपने समय से काफी आगे थे, लेकिन उनमें से कई इतने जटिल या अपूर्ण थे कि वे वास्तविक जीवन में लागू नहीं हो सके। उनका डाइविंग सूट, उड़ने वाली मशीनें, टैंक और पैराशूट, ये सभी उनकी रचनात्मकता को दर्शाते हैं। साथ ही यह भी कि वे अपने समय से कितना आगे रहने का प्रयास करते थे। भले ही उनके आविष्कार सफल न हुए हों, लेकिन अक्सर उन्होंने दूसरों को प्रेरित किया। उनकी कल्पना ने कई भावी आविष्कारों की नींव रखी, भले ही वे खुद उन्हें पूरी तरह से सफल न बना पाए हुए हों। क्या पता मोनालिसा के पीछे का व्यक्ति सिर्फ एक रहस्यमयी मुस्कान से कहीं अधिक कुछ छिपा रहा हो। क्या होगा अगर उनकी सबसे बड़ी कृति वह दिमाग हो जिसने इसे रचा हो? आइए इसके बारे में और जानें। लियोनार्डो दा विंची, विंची गांव का वो लड़का जिसने दुनिया बदल दी। लियोनार्डो दा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 को टस्कनी के विंची नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके माता पिता एक धनी वकील सियरो दा विंची और एक किसान महिला कटरीना थी। चूंकि उनके माता पिता विवाहित नहीं थे,
इसलिए लियोनार्डो अपने पिता का उपनाम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इसके बजाय उन्हें डेनेसी कहा जाता था, जिसका अर्थ है विंसी का वंशज। बचपन में वे गांजोमेन में निसामडी बने। लियोनार्डो लगभग 5 वर्ष की आयु तक अपनी मां के साथ रहे। फिर वे अपने पिता और सौतेली मां के साथ रहने चले गए। उनके कई सौतेले भाई बहन थे। विवाह विहीन संतान होने के कारण लियोनार्डो को विरासत में कुछ नहीं मिल सकता था। उन्हें अपना जीवन स्वयं ही व्यतीत करना पड़ा। लियोनार्डो जिज्ञासु स्वभाव के थे और पक्षी की तरह उड़ने या समुद्र में तैरने की कल्पना करते थे। जब उनके पिता ने चित्रकारी में उनकी प्रतिभा देखी तो उन्होंने लियोनार्डो को फ्लोरेंस में एंड्रिया डेल्वो नामक एक प्रसिद्ध चित्रकार के अधीन प्रशिक्षण के लिए भेज दिया। उस कार्यशाला में लियोनार्डो ने चित्रकला के अलावा और भी बहुत कुछ सीखा। उन्होंने मूर्तिकला, धातु के काम, भवन योजनाओं और यहां तक कि मशीनों के निर्माण में भी मदद की। एक बार उन्होंने ईसा मसीह का बपतिस्मा नामक नामक दृश्य में 2 स्वर्गदूतों का चित्र बनाया। उनका काम इतना सुंदर था कि वैरासियों ने फिर कभी चित्रकारी नहीं की। कहते हैं कि 20 वर्ष की आयु तक लियोनार्डो फ्लोरेंस के एक कुशल चित्रकार बन चुके थे। लेकिन जब वे 24 वर्ष के थे, उन पर समलैंगिकता का आरोप लगा। अदालत को कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए उन्हें कोई सजा नहीं मिली। लेकिन इस आरोप से उनकी प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचा। उन्होंने कभी शादी नहीं की। कुछ लोग उनके निजी जीवन के बारे में सवाल उठाते हैं, लेकिन शायद उन्होंने अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अविवाहित रहना चुना। उस समय जीवन खतरनाक था। प्रतिद्वंद्वी गिरोह और धनी परिवार अक्सर आपस में लड़ते रहते थे। एक व्यक्ति ने मेडिसी परिवार के एक सदस्य की सड़क पर हत्या कर दी थी। लियोनार्डो ने फांसी पर लटकाए गए व्यक्ति का चित्र बनाया था। यह उनकी शुरुआती ज्ञात कलाकृतियों में से एक है। लियोनार्डो को कुछ परियोजनाओं को पूरा करने में काफी संघर्ष करना पड़ा। इनमें से एक थी मैजी की आराधना। उन्होंने इसे शुरू तो किया, लेकिन कभी पूरा नहीं किया और इस पर मुकदमा भी चला। नई शुरुआत की चाह में उन्होंने मिलान जाने का फैसला किया। उन्होंने मिलान के शासक ड्यूक लुडोविक फोर्जा को एक साहसिक पत्र लिखा। ड्यूक ने उन्हें मिलान आमंत्रित किया। सबसे पहले उन्होंने लियोनार्डो से अपनी प्रेमिका, प्रसिद्ध महिला का चित्र बनाने को कहा और फिर उनसे कांस्य में एक विशाल घोड़े की मूर्ति बनाने को कहा। लियोनार्डो ने मिट्टी का एक मॉडल बनाया, लेकिन उसे कभी धातु में नहीं बनाया। मिलान में लियोनार्डो ने एक चर्च की दीवार पर लास्ट सपर का चित्र भी बनाया। इसे बनाने में उन्हें 3 साल से अधिक का समय लगा। काम करते समय उन्होंने गुप्त रूप से शवों का विच्छेदन करके मानव शरीरों का अध्ययन किया। उन्होंने निजी नोटबुक में मांसपेशियों और अंगों के चित्र बनाए, जो आधुनिक विज्ञान के लिए सहायक साबित हुए। हालांकि चर्च ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। लियोनार्डो की मृत्यु के बाद ये नोटबुक 100 से अधिक वर्षों तक गुप्त रहीं। जब ड्यूक ने सत्ता खो दी और फ्रांसीसियों ने मिलान पर कब्जा कर लिया, तो लियोनार्डो को भागना पड़ा। वह अपनी नोटबुक लेकर यात्रा पर निकल पड़े, यह जानने की कोशिश में कि क्या कोई उनके युद्ध संबंधी विचारों में रुचि रखता है। लेकिन लोग अब भी उन्हें बहुत कल्पनाशील मानते थे। फ्लोरेंस में एक नया सितारा चमक उठा था, माइकल एंजेलो। वह उम्र में छोटा, साहसी और शैली में थोड़ा कठोर था। लियोनार्डो और माइकल एंजेलो एक दूसरे को नापसंद करते थे और एक बार तो उनके बीच लड़ाई भी हो गई थी। दोबारा काम करने की चाह में लियोनार्डो ने चेसारे बोरा से संपर्क साधा, जो एक शक्तिशाली और खूंखार नेता था। एक सैन्य इंजीनियर के रूप में उन्होंने शहरों और किलों की योजना बनाने में मदद की। लेकिन लियोनार्डो वास्तविक युद्ध से क्षत विक्षत हो गए, खासकर अपने एक मित्र की हत्या के बाद। वे रात में भाग निकले और फ्लोरेंस लौट आए। अपने वृद्धावस्था में लियोनार्डो ने मोनालिसा का चित्र बनाया। वह इसे हमेशा अपने साथ रखता था, कभी किसी को नहीं देता था।
यह उसकी अपनी चीज थी और वह इसे बार बार संवारता रहता था। कोई नहीं जानता कि वह महिला कौन है और उसकी मुस्कान एक रहस्य बनी हुई है। अंत में फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम ने लियोनार्डो का अपने महल में स्वागत किया। लियोनार्डो 1519 में 67 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक वहीं रहे। स्ट्रोक के कारण उनका दाहिना हाथ कमजोर हो गया था, लेकिन उन्हें शाही देखभाल प्राप्त थी। उन्होंने मोनालिसा और अपनी नोटबुक अपने शिष्य को सौंप दी। अधिकारों से वंचित पैदा हुए लियोनार्डो की मृत्यु एक राजा की तरह हुई। उनकी असीम जिज्ञासा, उनकी कला और उनके विचार विज्ञान, चिकित्सा और रचनात्मकता को लगातार दिशा देते रहते हैं। आज यदि दा विंची अपने आविष्कारों में विज्ञान और कला के मिश्रण में माहिर थे, तो उन्होंने उन्हीं कौशलों का उपयोग अपनी पेंटिंग्स, विशेष रूप से द लास्ट सपर में गहरे अर्थों को छिपाने के लिए कैसे किया। आइए इस पर गहराई से विचार करें। लियोनार्डो दा विंची की कृति द लास्ट सपर में छिपी गुप्त भाषा। लियोनार्डो दा विंची की यह कृति दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और चर्चित पेंटिंग्स में से एक है। यह उस क्षण को दर्शाता है जब यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि उनमें से एक उन्हें धोखा देगा। 12 में से प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। कुछ स्तब्ध दिखते हैं, कुछ परेशान और कुछ प्रश्न पूछते हुए प्रतीत होते हैं। दा विंची ने इस दृश्य को इस तरह चित्रित किया है कि इसमें भावना, गति और कहानी का सार एक साथ समाहित है। उन्होंने प्रत्येक शिष्य की प्रतिक्रिया को स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए शारीरिक हाव भाव और हाथों के इशारों का प्रयोग किया है। इसलिए इसे देखकर ही कमरे का तनाव लगभग महसूस किया जा सकता है। चित्र में यीशु मध्य में शांति से बैठे हैं। उनका सिर और हाथ एक त्रिकोण बनाते हैं जो संतुलन और शांति को दर्शाता है। उनके पीछे की खिड़कियों से आती रोशनी उनके चारों ओर एक कोमल चमक पैदा करती है, जिससे वे केंद्र बिंदु बन जाते हैं। शिष्यों को 3-3 के 4 समूहों में रखा गया है और उनके शरीर अलग अलग दिशाओं में मुड़े हुए हैं, जो भ्रम और भावनाओं को दर्शाते हैं। दा विंची वास्तविक मानवीय प्रतिक्रियाओं को दिखाना चाहते थे, इसलिए प्रत्येक चेहरा अद्वितीय है। उन्होंने बारीकियों को सटीक रूप से दर्शाने के लिए वास्तविक जीवन में लोगों के भावों और गतिविधियों का भी अध्ययन किया। इस चित्र में गहरा प्रतीकात्मक अर्थ भी निहित है। उदाहरण के लिए संख्या 3 कई बार दिखाई देती है। 3 खिड़कियां, प्रत्येक तरफ 3 समूह और यीशु एक त्रिभुज बनाते हुए। यह पवित्र त्रिमूर्ति का प्रतीक हो सकता है। मेज पर रखी रोटी और शराब ईसाई धर्म में पवित्र भोज की परंपरा, यूखारिस्ट का संकेत देती हैं। यीशु को धोखा देने वाले यहूदा का चेहरा गहरे रंग का दिखाया गया है और वह उसी कटोरे की ओर हाथ बढ़ा रहा है जिसकी ओर यीशु ने हाथ बढ़ाया था। यह बाइबल के उस अंश की ओर इशारा करता है जिसमें यीशु कहते हैं, जो कोई उसके साथ कटोरे में हाथ डालेगा वही उसे धोखा देगा। दा विंची ने चित्र में पूर्ण संतुलन बनाने के लिए गणितीय अवधारणाओं का भी प्रयोग किया। उन्होंने रैखिक परिप्रेक्ष्य नामक तकनीक का उपयोग किया, जिसमें कमरे की सभी रेखाएं यीशु के सिर की ओर इंगित करती हुई प्रतीत होती हैं। इससे आप चाहे कहीं भी खड़े हों, वही सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। छत के पैनल, दीवारें और मेज सब मिलकर देखने वाले की निगाहें यीशु की ओर ले जाते हैं। दा विंची ने पेंटिंग के हर हिस्से की सावधानी पूर्वक योजना बनाई थी ताकि कुछ भी बेमेल न लगे। समय के साथ कुछ लोगों का कहना है कि पेंटिंग में गुप्त संदेश छिपे हैं। एक लोकप्रिय धारणा यह है कि यीशु के बाईं ओर खड़ी महिला पुरुष नहीं, बल्कि मरियम मगदलीनी है। कुछ लोगों का मानना है कि इसका अर्थ है कि उनके बीच एक विशेष संबंध था। हालांकि अधिकांश विशेषज्ञ कहते हैं कि यह केवल जॉन है, जो सबसे छोटा शिष्य था। कुछ अन्य लोगों का कहना है कि शिष्यों के बीच की जगह संगीत की धुनें या गुप्त आकृतियां बनाती हैं। लेकिन ये विचार तथ्यों से अधिक सिद्धांत हैं।
दुख की बात है कि यह चित्र कई बार क्षतिग्रस्त हो चुका है। दा विंची ने भित्ति चित्रों के लिए सामान्य विधि का उपयोग नहीं किया था। गीले प्लास्टर पर चित्रकारी करने के बजाय उन्होंने सूखी सतह का इस्तेमाल किया ताकि वे धीरे धीरे काम कर सकें और अधिक बारीकियां शामिल कर सकें। लेकिन इससे चित्रकारी कमजोर हो गई और समय के साथ साथ फीकी पड़ने और उखड़ने लगी। लोगों ने इसे कई बार ठीक करने की कोशिश की है और आज इसके कुछ हिस्से मूल रंग नहीं हैं। फिर भी चित्रकारी का मूल तत्व आज भी बरकरार है और यह दुनिया भर के लोगों को विस्मित करता रहता है। लियोनार्डो दा विंची ने सिर्फ एक कलाकृति नहीं बनाई, उन्होंने भावनाओं, प्रकाश, आकार और डिजाइन के माध्यम से एक सशक्त कहानी सुनाई। द लास्ट सपर उनकी प्रतिभा को न केवल एक चित्रकार के रूप में बल्कि एक ऐसे विचारक के रूप में भी प्रदर्शित करता है जो मानवीय भावनाओं को समझते थे और अपने विचारों को साकार करने के लिए विज्ञान और कला का एक साथ उपयोग करते थे। लियोनार्डो दा विंची की विरासत के बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करें। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह दिलचस्प लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी पसंदीदा हस्तियों की कहानियों को देखने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए अगले वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं